नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे टूरिज्म ग्रोथ और नई संभावनाओं को देखेंगे। जहां दोस्तों भारत के अंदर जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगर रहे हैं उनका धीरे धीरे विकास हो रहा है। वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो कि हमें दिख भी रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे मायने हैं, कई टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है वो नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा की स्थिति काफ़ी ठीक थी, आगरा की स्थिति भी ठीक थी, लेकिन अगर हम वाराणसी और प्रयागराज की स्थिति की बात करें आज से 5 से 6-7 साल पहले, वो स्थिति बहुत ही बुरी थी। अगर एक टूरिस्ट के लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश के अगर हम सांस्कृतिक एवं धार्मिक शहरों की बात करें तो इसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट ये सब शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे कि गाजियाबाद, यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर धाम है। इसके अलावा बरेली, यहाँ पर नाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट प्रस्तावित है। इसके अलावा मिर्जापुर, यहाँ पर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टूरिज्म 2 तरीके से आता है। पहला टूरिज्म यहाँ पर है नेशनल और दूसरा है इंटरनेशनल। अगर हम इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें तो ये भी अर्थव्यवस्था को बहुत ही मदद देता है। कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो इंटरनेशनल टूरिज्म पे टिके हुए हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाई है, हम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है और हमारे लिए केवल एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर हम डिपेंडेंट है, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम टूरिज्म की बात करें तो कई सारे कारण होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे देश जाता है, उसमें पढ़ाई हो सकती है, उस क्षेत्र में जाकर घूमना हो सकता है, या फिर वहाँ जॉब करना हो सकता है। कई कारण होते हैं और ये परंपरागत कारण रहे हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। हालांकि आज से 10-15 सालों के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा है। लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहाँ के धार्मिक शहरों को, आध्यात्मिक शहरों को विजिट करते हैं और इसमें चाइना ने बाजी मारी है। हालांकि भारत का भी स्थान काफ़ी अच्छा है, भारत ने भी धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, सरकार कैसी है, सरकार सिक्योरिटी देती है या नहीं देती है, समेत कई सारे और भी फैक्टर होते हैं इन साइड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फीडबैक भी महत्व रखता है। अगर एक देश की छवि बहुत ही नकारात्मक है विश्व पटल पे, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है टूरिज्म कम आता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए अगर वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को अपने देश में लाना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी जो वैश्विक छवि है वो अच्छी हो। और अगर भारत की बात करें तो भारत की वैश्विक छवि देखा जाए तो कई मामलों में अच्छी है और कई मामलों में अच्छी नहीं है। इसका कारण ये है कि भारत की वैश्विक छवि को बुरा बनाया गया है कई सारे प्रोपेगेंडा के माध्यम से, कई सारे समूहों के माध्यम से। हालांकि भारत इस पर सुधार कर रहा है, भारत अपने पूरे प्रयास कर रहा है कि अपनी छवि को बेहतर कर पाए। खैर, अब हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में कई प्रकार के माइग्रेशन होते रहते हैं, शहर से शहर, एक राज्य के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में लोग जाते हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय माइग्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन उत्तर प्रदेश से होते हैं और इन माइग्रेशन के कारण एक टूरिज्म बनता है जो कि हम लोकल टूरिज्म कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब कोई त्यौहार आता है, महत्वपूर्ण त्यौहार आता है, तो लोग अपने घर आते हैं। इससे जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको काफ़ी लाभ होता है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक टूरिज्म रेवेन्यू जो आता है, अगर हम वृहद स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो ताजमहल, मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज से आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज्म यहीं पर आता है। चाहे अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आते हैं, खासकर आगरा और वाराणसी में। ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है और इसका एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी समय से होता रहा है। इसको वैश्विक पहचान मिल गई है। इसके अलावा देश में भी ये काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों आता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को अलग ले रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धालु जो होते हैं वो उस क्षेत्र में जाते रहते हैं, उन्हें एमिनिटीज से उतना मतलब नहीं रहता है। लेकिन हम टूरिस्ट की बात करें तो हाँ, अगर कहीं पर व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं जो उस क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण आते हैं, एडवर्टीजमेंट होने के कारण आते हैं। उन लोगों को मैं टूरिस्ट में रख रहा हूँ और श्रद्धालुओं को मैं यहाँ पर अलग रख रहा हूँ। तो दोस्तों वाराणसी और आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हेरिटेज साइट्स की कमी नहीं है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज समेत बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हेरिटेज साइट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश कितना धनी रहा है, कितने सारे साम्राज्यों की राजधानी यहाँ पर रही है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, लखनऊ, आगरा, बरेली ये सारे शहर रहे हैं।
जो किसी जनपद की राजधानी थे, कभी राज्य की राजधानी रहे हैं, कभी किसी शासन काल में किसी न किसी क्षेत्र की राजधानी रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर रहे हैं, हालांकि उनको इस प्रकार प्रमोट नहीं किया गया है। जब यहाँ पर दोस्तों कल्चरल साइट्स इतनी पॉपुलर नहीं है, तो जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो कितनी पॉपुलर होंगी, ये अलग ही चर्चा का विषय है। अब यहाँ पर बात करते हैं कल्चरल सिटीज़ की। तो जैसे कि कल्चरल सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, एमिनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, अच्छी सिक्योरिटी मिलती है और उसका जो एडवर्टीजमेंट होता है, तो वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते ही हैं। और इसलिए हम यहाँ पर मेन फोकस डोमेस्टिक टूरिज्म पे कर रहे हैं। ये केंद्र का विषय है। जो केंद्र है वो क्या है, वो सभी राज्यों से मिलकर बना है और हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, जिस प्रकार फैसिलिटी एडिशन होगा, हमारे जो सांस्कृतिक शहर चमकेंगे, तो हमारा जो केंद्र सरकार है वो उसको प्रमोट करेगा, इससे फॉरेन टूरिज्म आएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टूरिज्म की। तो दोस्तों डोमेस्टिक टूरिज्म से हमारी जो स्मॉल स्केल इकोनॉमी है उसको काफ़ी पुश मिलता है। आगरा और मथुरा के अंदर फिर भी काफ़ी चीज़ें बेहतर थी क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो गया था। इसके अलावा मथुरा के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है और आगरा के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों टूरिज्म पहले भी आता था और आज भी आता है। इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, इन सारे लोगों को काफ़ी लाभ होता है। लेकिन अब बात करते हैं मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला लगता है। कुंभ मेला जब लगता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा माघ मेले से भी यहाँ पर लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी डोमेस्टिक टूरिज्म काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में काफ़ी हद तक अब ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पोटेंशियल की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म पोटेंशियल है ये बहुत अधिक है। जितना आप आज इसे सोच रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जो इसका टूरिज्म पोटेंशियल है ये वृहद होगा। वृहद इसलिए होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको हिस्टोरिकल साइट्स मिल जाएंगी, हेरिटेज साइट्स मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव चला रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। चाहे हम स्मॉल एयरपोर्ट्स की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें, ट्रेन सर्विस की बात करें, इसके अलावा एक्सप्रेसवेज की बात करें, तो लगभग मेजर सिटीज़ तो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गई हैं और जो नहीं हुई हैं वो आने वाले 3 से 4 सालों में कनेक्ट हो जाएंगी। तो आपको कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतर मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके जो आने का एक्सपीरियंस है वो तो बुरा होने वाला है नहीं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो एक मेजर कंसर्न है। क्योंकि जब दोस्तों एक बड़ी पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में आती है तो अगर उसमें 2, 3, 4% भी असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो उससे इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है। हरिद्वार में भारी संख्या में लोग जाते हैं। जब तक वहाँ पर श्रद्धालु जाते थे तब तक तो वो सांस्कृतिक शहर अच्छे रहे, लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रचलन काफ़ी हो गया, एडवर्टीजमेंट होने लग गया, तो वहाँ पर प्रदूषण की खबरें, इसके अलावा असामाजिक कार्य ये सब होने लगे। तो ऐसे कार्य ना होने पाए, इनका ध्यान देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी। सेफ्टी, सिक्योरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन, इनको स्ट्रिक्टली इन रिलीजियस साइट पर फॉलो किया जाए। हमारे रिलीजियस साइट हैं यहाँ पर खासकर फॉलो किया जाए। इसके अलावा एक और समस्या ये है कि जब दोस्तों फॉरेन टूरिज्म कहीं पर अट्रैक्ट होता है, अब हम यहाँ पर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो डिमांड करते हैं एमिनिटीज़ की। और इन एमिनिटीज़ की डिमांड के कारण, चूँकि धन भी काफ़ी सारा इनसे आता है, तो सरकारें कभी कभार पॉलिसी चेंज कर देती हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार किसी प्रकार की पॉलिसी का चेंज करें जब यहाँ पर फॉरेन टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट हो। वो जो पॉलिसी बना रही है, जैसे कि यहाँ पर लिक्वर वगैरह बैन किया जाए अयोध्या के अंदर, जो उसका मेन टेम्पल का एरिया है, मीट मांस इन सारी दुकानों का ना हो, इन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक डेटा की बात बताता हूँ कि जो भी एस्टिमेशन लगाए जाते हैं वो 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अनुमान जो होता है काफ़ी हद तक ठीक होता है कि हाँ इतनी पॉपुलेशन आ सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या के अंदर 2024 में प्रतिदिन की 1 लाख की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसमें श्रद्धालु टूरिस्ट सब हैं और ये संख्या 10 करोड़ तक हो सकती है इसी महीने तक। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन अयोध्या के अंदर आ रही है, हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन प्रयागराज के कुंभ मेले में आती है, लेकिन अयोध्या के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न जितने भी हैं उनको हैंडल कर रही है, प्लस वहाँ पर किस प्रकार इसको अच्छे से मैनेज किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं कि राज्य सरकार कैसे निपटती। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि कन्वर्जन की। जब यहाँ पर 10 करोड़ की संख्या में लोग आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो केवल अयोध्या में रहें। अगर उनका 5 से 10% भी नए क्षेत्रों में जाते हैं, तो अगर हम नए क्षेत्रों की बात करें तो वो प्रयागराज, वाराणसी, इन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जिनकी धार्मिक अहमियत है या फिर वह बहुत ही पॉपुलर हैं, वहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो कन्वर्जन रेट निकलेगा उससे जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी सरकार का फोकस रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने पर है
और क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो रिलीजियस साइट्स हैं इनका प्रमोशन हो रहा है, इनका प्रमोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये राजनीतिक रूप से ही महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मीडिया का फोकस भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको भी प्रमोट कर सकती है, उनका भी डेवलपमेंट वर्क कर सकती है। इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है टूरिज्म की वो थोड़ी और वृहद हो जाएगी। और यहाँ पर कॉर्पोरेट काफ़ी सतर्क हो गया है, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, डोमेस्टिक कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो लोकल लोग हैं जो इन क्षेत्रों में रहते हैं वो भी अपना स्वरोजगार करें, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनकम पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि जब लोकल लोग यहाँ से उठ के आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, न केवल कॉर्पोरेट की बेहतरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का आशय यही था कि हम जब डेवलपमेंट वर्क देख रहे हैं या फिर ग्रोथ देख रहे हैं उसका केवल एक पक्ष न देखें, जो कंसर्न्स हैं उनको भी देखें, क्योंकि बहुत सारी कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, लॉस को इनकॉर्पोरेट करना हो, और गवर्नमेंट को जो चुनौतियाँ हैं उनको पूरा करना ही है, साथ ही उसको प्रमोशन भी करना है कि जिस प्रकार यूपी गवर्नमेंट इतने अच्छे से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाती है एक टाइम पे, वो कितनी बड़ी बात है। हालांकि इसका भी अच्छे से प्रमोशन नहीं हुआ है। पिछली बार जो कुंभ मेला हुआ था कितने अच्छे से उसको हैंडल किया गया था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट किया था, चाहे वो फंड्स की बात हो या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो, तो इसको भी प्रमोट करना चाहिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।